अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान पुरुम्मीद है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और ख़िते का अमन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें दौरा मुकम्मल करके वो वापस जा चुके हैं। अमन के लिए सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया और अमेरिका ईरान डेडलॉक बरकरार है। इस डेडलॉक का खात्मा कैसे होगा? पाकिस्तान की काविशें अपनी जगह जारी हैं, कोशिश की जा रही है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान किसी हतमी मायदे की तरफ पहुंचा जा सके और ख़ित्ते के वसी तर मफाद में पाकिस्तान जो है वो अपना इनपुट दे रहा है। दूसरी तरफ अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान आना था और वो दौरा अब मनसूख कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका तैयार है बातचीत के लिए। और इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा? कैसे ये अगला मरहला बातचीत का शुरू होगा? ऐसे कौन से अवामिल हैं जो रिकावट बन रहे हैं और उस रिकावट को कैसे दूर किया जा सकता है? इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल्ला गुल साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और दिफाई अमूर पे और ख़ास तौर पे इस पूरे रीजन के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। किस तरह देखते हैं? एक बड़ी ज़बरदस्त खबर बनी थी ये, जब अनाउंसमेंट की गई थी कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। उनका डेलीगेशन आया, मुलाकातें भी बड़ी ज़बरदस्त रहीं और उसके बाद अब ज़ाहिर है उनकी वापसी हो गई है। 3 मुल्की उनका दौरा है, मस्कत, और फिर उन्होंने मॉस्को जाना है। इसके बाद एक उम्मीद बनी थी, चूँकि अनाउंसमेंट भी आ गई थी कि यूएस का डेलीगेशन भी आएगा। यूएस का डेलीगेशन अब नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद इस दौरे की अहमियत और अफादियत आपकी नज़र में कितनी ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत नवाजिश आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, पहली बात यह है कि ईरानियन डेलीगेशन कभी भी अमेरिकन से मिलने के लिए नहीं आ रहा था। आपको याद होगा कि जब पहले भी उन्होंने ये जी, जी। बात कही थी, तो उस टाइम पे बड़ा वाज़ेह कहा था कि मैं जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से नहीं मिलेंगे। यही वजह थी कि जेडी वेंस जो है उनको आना पड़ा। अब देखना यह है कि जेडी वेंस के जहाज़ तो अभी भी जो उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट के जहाज़ हैं, वह वी-फोर्टिस, वो तो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। 13 के करीब जहाज़ हैं और कई दिनों से यहाँ खड़े में हैं। और इसलिए अगर वो वापस जाते हैं तो फिर और बात है, फिर देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अलावा और कोई वेन्यू नहीं है। अच्छा, जो इसके अंदर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब ये तो मुज़ाकरात नहीं, दफ्तर ख़ारजा ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि ईरानी वफ़्द पाकिस्तान से मिलने आ रहा है, पाकिस्तान के साथ मामलात तय करने आ रहा है और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और अपनी जो भी उनकी सोच है, उसका इज़हार आर्मी चीफ़ साहब से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से और नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब से बड़ा खुल के मेरे ख़्याल में इज़हार कर दिया। और इसके बाद ये भी आप देखें कि अब ज़ाहिर है, वो भी ये कहते हैं कि रोज़-रोज़ अमेरिका के सदर एक डू मोर की गर्दान लगाए रखे हुए हैं, ये उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। आपने होर्मुज़ अगर अमेरिका ने जाने वालों के लिए बंद की है, तो ईरान ने आने वालों के लिए बंद कर दी है, तो ये बात तो इक्वली खड़ी है। और फिर उनकी नेवी मौजूद है और हमने ये देख लिया कि अमेरिका के ये दावे कि उन्होंने नेवी को समुद्र बुर्द कर दिया, मेरे ख्याल में वो झूठे साबित हुए हैं। दूसरी जानिब आप ओमान की बात कर लें कि ओमान के दौरे पे क्यों गए हैं जी? क्या मुमकिना तौर पर वो एक वेन्यू हो सकता है? नहीं, ओमान इसलिए जो है वो उनका आपको मालूम है कि जी। ओमान के अंदर भी अड्डे मौजूद हैं और ईरान कभी ये नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई जगह वेन्यू तलाश किया जाए जहाँ अमेरिकन प्रेज़ेंस या वहाँ उनको कोई ऐसा महसूस हो। और जो आप याद करें कि 2025 मई के अंदर भी मामलात तो ओमान में ही तय हो रहे थे और उसके बाद जो है वो जेनीवा में तय हो रहे थे। तो स्टीव विटकॉफ के साथ तब मुलाकात जो थी वो कोई ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हुई और वादे वहीद जो थे वो बावजूद इसके कि ईरान ने ये वाज़ेह कह दिया था और इस बात का इज़हार खुद फ़ॉरेन मिनिस्टर ओमान ने कहा था कि वो 0% के ऊपर लाने के लिए तैयार हैं अपना न्यूक्लियर ठीक। प्रोग्राम। लेकिन फिर भी जंग मुसल्लत की गई, तो फिर इसका मतलब है जंग तो नाजायज़ थी। यही बात है जिसकी वजह से ईरान का जो एक मिसट्रस्ट है अमेरिका पे, वो दिन-ब-दिन बढ़ता चला बढ़ता जा जा रहा रहा है। है। और ख़ास तौर पे जो 10 नुकात जिनके ऊपर बात की गई थी यहाँ जेडी वेंस के मौजूदगी के अंदर, अब जो देखें ना, हमारे आर्मी चीफ गए हैं, वहाँ आबनाए हुर्मुज़ भी खुल गई, लेकिन फिर हुर्मुज़ को किसने बंद किया?
बंद तो अमेरिका ने किया। जी। तो ये तो मेरे ख्याल में एक गलत हो गया। अब जो रशिया का मामला है, रशिया के साथ पुराने ताल्लुकात हैं ईरान के। शाहिद कामिकाज़े ड्रोन आपको पता है उन्होंने दिए, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी उनको दिया, यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल भी हुआ। और फिर रशियन जो इस टाइम पे सर्गेई लाव्रोव का जो बयानात जितने भी आ रहे हैं, पुतिन साहब के बयानात आ रहे हैं, वो ईरान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। अब लेकिन देखना ये है कि सारे के अंदर मैं नहीं समझता कि ये मुज़ाकरात जो है, इट इज़ नॉट ये कोई इवेंट नहीं हुआ करता कि बस जनाब आए, रोटी खाई और शादी अटेंड चले की और गए, हाँ। चले गए। जी। असल मसला ये है कि ये प्रोसेस है, अब्दुल्ला गुल ये साहब, आप बिल्कुल जारी दुरुस्त रहता है। फरमा रहे हैं, और हमें ये समझना भी होगा, जो थोड़ा-सा लोग पैनिक कर जाते हैं यहाँ पाकिस्तान में कि शायद अगर कोई डिले हो रहा है तो कोई शायद कोई डेडलॉक है। ऐसा नहीं है, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ज़रा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। घर में 2 अफ़राद आपस में नाराज़ हो जाएँ, उनको मनाना एक मुसीबत पड़ जाती है, और ये तो एक आलमी ताकतों का मामला है और इतने ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं। अ, ये जो दो तरफ़ा दौरा था, दफ्तर ख़ारजा ने इसको मेंशन भी किया अर्ली, लेकिन उससे पहले आपको भी मालूम है कि फ़ील्ड मार्शल की गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई टेलीफ़ोनिक, और फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा की भी बातचीत हुई। उसके बाद ये पॉलिसी स्टेटमेंट आती है, विज़िट आता है, और आप ये समझते हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ये मुज़ाकरात का हिस्सा तो नहीं था ये विज़िट, लेकिन जो एजेंडा है वो ऑब्वियसली ये था, एतमाद साज़ी अपनी जगह, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान के, ईरान इस पूरे मामले में बड़ा कूल एंड काम बिहेव कर रहा है। अगर हम अमेरिका को देखें तो उनकी लीडरशिप हो, टॉप टियर लीडरशिप हो, उनकी तरफ से एग्रेशन दिखाया जा रहा है। सो जो ट्रस्ट का मामला है, शायद बराह रास्त जो इराक़ची साहब हैं, उन्होंने चीफ़ के सामने और हमारे वज़ीर ख़ारजा के सामने चीज़ें रखी होंगी कि हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको आप दूर करें, फिर हम किसी टेबल पे किसी फ़ाइनल ड्राफ्ट की तरफ जा सकते हैं। आप समझते हैं कि ज़रा इनसाइड तो ये सारी चीज़ें हुई होंगी? गुल साहब? जी, जी। देखिए, ये मैंने आपसे कहा इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों अतराफ में ये कहीं किसी ने नहीं कहा कि हम सीज़ फायर ख़त्म करके अब जंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो ये बात तो मेरे ख़्याल में तय हो गई है। दूसरी एग्ज़ैक्टली। जानिब आबनाए हुर्मुज़ पे दोनों का कंट्रोल है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी अमेरिकन्स ने अभी एक अपनी स्ट्रैटेजी को मुख्तलिफ अंदाज़ में लिया है। जब से आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई है, अमेरिकन थिंक टैंक्स ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये तो एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है चाइना के खिलाफ। जी। क्योंकि चाइना के लिए कुछ चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि आबनाए हुर्मुज़ है, तो दूसरी जानिब मलाक्का है और तीसरी जानिब ताइवान है। तो ये ताइवान वाला जो भी मामला है, आप देखें 180 किलोमीटर की ये एक आबी गुज़रगाह है, जो ज़ाहिर है जिसके ऊपर आपको पता है पहले साउथ चाइना सी के अंदर बड़ा वावेला मचा हुआ था, और ये जंग से पहले तो बिल्कुल जिसको कहते हैं आईबॉल टू आईबॉल चीज़ें आई हुई थीं। दूसरी जानिब मलाक्का है, जहाँ तकरीबन चाइना का 80% ट्रेड गुज़रता है, जिसके अंदर ऑयल ट्रेड भी है, जिसके अंदर दीगर अशिया भी हैं। तो ये अब 900 किलोमीटर की पट्टी है, जिसके अंदर अभी इंडोनेशिया ने ये कहा है कि हम ट्रेड टैरिफ और इसके ऊपर लगा देंगे, अपना जो इसके ऊपर टैरिफ लगाएँगे जी। गुज़रगाह के लिए। तो ये हमें ये भी याद है कि 2024-25 के अंदर बाकायदा बहरी एक्सरसाइजेज की गई अमेरिका और इंडोनेशिया की जानिब से मुश्तरका बुनियादों के ऊपर। उसकी वजह से फिर जो आबनाए मलाक्का है, जी। इसीलिए इसको आबनाए मलाक्का को मलाक्का डायलेमा भी कहा जाता है। क्योंकि मलाक्का डायलेमा को समझते ही हुए सदर शी जिनपिंग ने अल्टरनेट रूट्स डेवलप करना शुरू कर दिए थे, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो गुज़रगाहें हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, ये उसके हिस्सा हैं। तो ज़ाहिर है अब अमेरिका को मालूम है कि 2030 तक चीन जो है वो दुनिया की एक मजबूत तरीन, उनसे ज़्यादा मजबूत एक सुपर पावर बनने जा रहा है, जिसका ग्रोथ रेट 5% है, और इस टाइम पे अमेरिका का ग्रोथ रेट 2.2% है। तो उसको वो रोकने के लिए इस टाइम पे आबनाए हुर्मुज़ को, आबनाए मलाक्का को, और इस टाइम पे आबनाए जो इस टाइम पे ये ताइवान है, जी। उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट चीन। तो लेकिन मुज़ाकरात मेरे ख्याल में अब जिस नहज पे लाके खड़ा करेंगे, अगर चाइना को मज़ीद मेरे ख्याल में कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, तो शायद फिर हालात ऐसे ना रहें, चाहे ईरान की इसमें मदद के लिए अब्दुल्ला गुल साहब, अमली चूँकि तौर पर भी अभी मदद हो सकती है। ब्रेक की तरफ भी जाना है, वक़्त भी कम है। मैं क्विकली चाहूँगा कि इसी पे आप थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि खुद ट्रंप ने विज़िट करना है चाइना को, और जो चाइना विज़िट करने से पहले ये मामलात किसी एक तरफ लगेंगे
तो वो फ्रूटफुल साबित होगा खुद अमेरिका के लिए भी, चूँकि उनको भी चाइना की ज़रूरत है। सो आप समझते हैं कि ये चीज़ें तो एटलीस्ट इनको वाइंड अप करनी पड़ेंगी, फिर मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ भी जाना है, तो कोई इसका हल तो निकालना होगा ना इमीडिएटली? जी, मिड टर्म इलेक्शन से पहले 55% अवाम जो है वो इस टाइम पे मुबावजे के हक में है सदर जी। ट्रंप के, जिसको वो कह रहे हैं कि इंतशार जो है वो आपस में लीडरशिप का ईरान में है, तो वहाँ तो कोई मुबावजे की बात नहीं हो रही, यहाँ मुबावजे की बात हो रही है। इख्तियारात महदूद करने के लिए जो है बाकायदा एक करारदाद आ चुकी है, मजीद उन्होंने कहा हम हर हफ्ते लेके आएंगे। साथ ही साथ इस टाइम पे रिपब्लिकन पार्टी का लोग टिकट नहीं खरीद रहे, वापस कर रहे हैं, उनके टिकट लेने से जो है वो आ रही हैं। फिर आप देखें कि उन्होंने आर्मी चीफ को निकाल दिया, उन्होंने नेवल मिनिस्टर को निकाल दिया, उन्होंने इस टाइम पे जो अटॉर्नी जनरल को निकाल दिया, जो टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनको निकाल दिया। तो अमेरिका के अंदर खलफिशार बहुत नजर आ शुक्रिया रहा है, बाकी जगह पे तो नहीं अब्दुल्ला है। गुल साहब, और आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो ईरान और अमेरिका के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद, और अब ज़ाहिर है उनकी वापसी हो चुकी है। ये दौरा पाकिस्तान में जो अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें कितना मददगार साबित होगा, उन मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकेगा या नहीं, और कौन सी ऐसी इंसाइट्स थी जो इस दौरे में डिस्कस हुई हैं। गो के ये दो तरफ़ा एक दौरा था, और अब उन्होंने मस्कत और उसके बाद मास्को जाना है। खित्ते में जो तेज़ी से तब्दीली आ रही है, और ख़ास तौर पे सफारती सतह पे पाकिस्तान की जो पजीराई हो रही है, उस हवाले से ये दौरा और पाकिस्तान को जो उम्मीद है खित्ते के अमन के लिए जो कोशिशें, उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब ने, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। कुछ ही देर में मुनव्वर मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी उमूर के, और अमूमन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं थ्रू आउट, और पिछले दिनों भी उनसे बातचीत होती रही। मिर्ज़ा साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। साहब, किस तरह देखते हैं ये दो तरफ़ा दौरा था? ज़ाहिर है मुज़ाकरात से बराह रास्त इस दौरे का ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन चूँकि उससे पहले की जो डेवलपमेंट्स थी, फिर ये जो टाइमिंग है इस दौरे की, ये कितनी राह हमवार कर सकता है अगले राउंड के लिए, मुज़ाकरात के लिए, और खित्ते के अमन में कितना कलीदी किरदार अदा करेगा ये दौरा? राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैंने सुन लिया। जी, आपसे ही सवाल था मेरा। जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये हमें गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि आज से 2 हफ्ते पहले जब ये कहा जा रहा था कि जनाब हालात इतने संगीन हो गए हैं कि कल सुबह पता नहीं उठे तो मालूम हो कि जनाब फिर जो है बड़ी खौफनाक अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पे बमबारी जो है वो शुरू कर दी गई है, और जंग दोबारा शुरू होगी इस चीज के बाद। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट को, टॉप लीडरशिप को क्रेडिट है कि उन्होंने कम अज कम उस चीज को मजीद जो है वो सीज फायर की एक्सटेंशन में, उसके ये जंग दोबारा शुरू छिड़ने में उन्होंने, मेरा ख्याल है ना छिड़ने में उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव दिया, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को रिक्वेस्ट किया गया और उन्होंने बात मान ली। तो उसके बाद आपको मालूम है कि आर्मी चीफ जो है वो भी 3-4 दिन ईरान में गए, सब लीडरशिप को मिले, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी 3 मुल्कों में उन्होंने दौरा किया। देखिए, वो ये मैं समझता हूँ जो अभी कुछ ज्यादा लोगों की उम्मीदें खामखा हो गई थी। अभी ये जो ईरानियन टीम आई है, तो वो जो अमेरिका के जो डिमांड्स हैं उनमें जो कि ऐसी डिमांड जिनके ऊपर ईरान बिल्कुल ईरान की अपनी डिफरेंट स्टेटेड पोजीशन है, उनकी जाहिर बात है वो खुद मुख्तार मुल्क है, मैं तो कहूँगा कि इस्लामिक सुपर पावर भी है, तो उनका हक बनता है कि वो अपने कौमी इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो अपना फैसला करे और पोजीशन स्टेट करे। और मेरा ख्याल यही हुआ कि अब उन्होंने आए हैं यहाँ पे, और जो चंद घंटे या एक दिन ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में रहे, उन्होंने जो कंटेंशियस इश्यूज हैं
जो हल तलब इश्यूज हैं जिन पे अभी भी डेडलॉक है, चाहे ईरान के ऊपर सैंक्शन, चाहे ईरान के वो जो करोड़ों अरबों डॉलर के जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं पूरी दुनिया में जो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं। वैसे तो यूरोपियन यूनियन ने आज कहा है कि हम उनके जो अपने ताल्लुकात हम उनके साथ बहाल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और उसके अलावा ये जो अफसुदा यूरेनियम की जो बात की जा रही है कि उसका डिस्पोजल क्या होगा या कितनी मजीद 10 साल या 20 साल ईरान को दिए जाएंगे ये तमाम मामला के लिए कि वो एक पीसफुल इस्तेमाल के लिए पुरअमन इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको करे, अपना उसको एक्वायर करे। और वैसे भी ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट तो बड़ी बुरी तरह को डैमेज किया गया, वो पता नहीं कितना टाइम लगेगा उनको रिकवर करने में। तो पॉइंट मेरा ये है कि उसमें दरअसल जो फाइनल ईरान की पोजीशन है वो जनाब पाकिस्तान को बता दी गई है, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप को, सिविल मिलिट्री लीडरशिप को, और उस पर तो बातचीत भी हुई होगी, जारी बात है। तो डिटेल तो कोई नहीं सामने आ रही, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। इसमें जैसा इसमें कोई शक नहीं, ज़रा पसे पड़ता बहुत सारी बातें होती हैं और आप ज़रा इन मामलों को समझते ही हैं, चाहे वार हो या डिप्लोमेसी हो, उसमें कोडिंग बड़ी मैटर करती है। बाज़ दफ़ा आपका हाथ मिलाना ही एक मैसेज होता है कि आपने क्या मैसेज कन्वे कर दिया है सामने वाले को। सो आप समझते हैं कि इस दौरे का, जहाँ दो तरफा दौरा ज़रूर है, लेकिन ईरान के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं चूँकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहा अमेरिका पे, और ये आज का नहीं पहले भी मामलात हो चुके हैं चूँकि वो ब्रीच करता है पीस प्रोसेस को। अब समझते हैं कि कोई ठोस मैसेज उन्होंने दिया होगा, ऐसा नहीं है कि वो ये सिर्फ एक दो तरफा दौरा ही था। नहीं, वो यहाँ पे तो गोल्फ खेलने चाय पीने तो नहीं आए हैं इस्लामाबाद में, गप लगाने तो नहीं आए हैं। जी। वो यहाँ पे आए, बड़ी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं। ईरान को एक अपनी सालियत का मामला है, ईरान के इंटरेस्ट का मामला, ईरान के अवाम जो है उनके मुस्तकबिल का मामला है। और रियासत ईरान, जिसको वो ट्रम्प साहब ने कहा कि जनाब हम तो आपको खफा हस्ती से आपकी वो जो सिविलाइजेशन है उसको खत्म कर देंगे। और फिर अभी उन्होंने फिर कहा ट्रम्प ने कि आपके जो लीडर हैं, हमें पता है जो कि रुकावट है इस चीज प्रोसेस में, हम उनको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो देखें, ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। ईरान जो है उसको आप क्रेडिट दें कि एक सुपर पावर के खिलाफ वो मुजाहमत कर रहा है, इसराइल के खिलाफ मुजाहमत कर रहा है। तो ये बड़ी सब यूं कहना चाहिए कि अब तो अपनी टर्म्स पे वो बात कर रहा है, ईरान अपनी टर्म्स पे बात कर रहा है। जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, उनकी एक बड़ी हाई मॉरल पोजीशन है, उनकी एक बड़ी जो डिप्लोमेटिकली भी इंटरनेशनल लेवल पे लोग उनको बहुत। जैसे मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, और हमें ज्वाइन किया है जनाब जॉर्ज सलीम साहब ने, साबिक़ सेक्रेटरी खारजा हैं, सफारती अमूर के एक्सपर्ट हैं। जॉर्ज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं ईरानी वज़ीर खारजा का दौरा है पाकिस्तान? टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, गो के बार बार ये हमें बताया गया कि ये दो तरफा दौरा है, लेकिन उसके बावजूद जिन हालात में ये दौरा किया जा रहा है या किया गया है, और ख़ास तौर पे अमेरिका की तरफ से उनका जो वफ्द है वो अब नहीं आ रहा, दौरा मनसूख हो गया, लेकिन मुज़ाकरात के रास्ते खुले हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत हो सकती है और ईरान को बातचीत करनी होगी। किस तरह देखते हैं, ये कितनी बड़ी सफारती कामयाबी है ख़ुद पाकिस्तान के लिए, और आगे आपको इस ये दौरा है इसकी अहमियत और अफादियत किस तरह देखते हैं आप जनाब? जी देखिए, बिल्कुल डिप्लोमेसी का जारी रहना वो बहुत जरूरी है। डिप्लोमेसी टूटनी नहीं चाहिए। ये जो प्रोसेस है, जो मुज़ाकरात के डेडलॉक्स देखें होते रहते हैं, लेकिन प्रोसेस ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। ये सबसे अहम चीज है। बिकॉज देखिए, जो दूसरा इसका जो अल्टरनेटिव है, कहाँ पे एक तबाही के जहाने से पाकिस्तान इन दोनों फरीकों को मुज़ाकरात की मेज पे लेके आया और एक प्रोसेस शुरू किया है। तो उस प्रोसेस को जब पाकिस्तान ने शुरू किया है, तो जाहिर है कि इनके दरमियान इतनी ज्यादा डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शंस हैं, इतनी ज्यादा मिसट्रस्ट है, बहुत ही ज्यादा। देखिए, जो तारीखी है, तो वो कोई आसान तो नहीं है। इसमें इस किस्म के हिकअप्स आएंगे, बिल्कुल कई चैलेंजेस आएंगे, लेकिन पाकिस्तान तो साबित कदम है। हम तो कोशिश यही हमारी होगी और काविश होगी कि ये सफर जारी रहे और ये मसला जो है ये पीसफुल निगोशिएशंस के जरिए ही हल हो। किसी तरह भी बात दोबारा से एस्केलेशन की तरफ ना पहुंचे, ख़ुसूसन जिस तरह की अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन हो रही थी, तो वहां से पाकिस्तान एक कंट्रोल डी एस्केलेशन की तरफ लेके आया ना। तो ये प्रोसेस बहुत ही अहम है। ठीक है, अब इसमें कई इस तरह के बहरहाल आएंगे, क्योंकि दोनों साइड जो हैं पोस्टरिंग भी कर रही हैं, एक जो है ना कोर्सिव डिप्लोमेसी भी चल रही है,
एक जो है ना, इसमें कई किस्म की जो स्ट्रेटजीज चल रही हैं। ईरान की साइड से एक वेटिंग गेम स्ट्रेटजी उसको कहते हैं, वो भी चल रही है। तो एक दूसरे पे अमेरिका की तरफ से वो एक प्रेशर एंड टॉक स्ट्रेटजी भी चल रही है। ये सब कुछ होता है इस तरह की सिचुएशंस में। लेकिन अहम चीज ये है कि दोनों जो फरीकैन है वो एक तो ये जो प्रोसेस है उसमें शामिल रहें, और फिर थोड़ी सी लचक भी उनको दिखानी पड़ेगी किसी वक्त, क्योंकि पाकिस्तान का रोल तो बहुत अहम है और रहेगा। लेकिन पाकिस्तान तो मुआवनत कर रहा है ना, दोनों के फैसले तो आखिर में उन्होंने करने हैं। तो उसमें फिर इस चीज की बहुत जरूरत होगी कि दोनों तरफ से जो है ना वो बेटर सेंस शुड प्रिवेल, सैनिटी प्रिवेल करे, एक विजडम और सगैसिटी प्रिवेल करे। और पाकिस्तान तो उस अमन के सिलसिले में जो है, और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भी पाकिस्तान पे हैं। एक वो बर्डन एक्सपेक्टेशन भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और पाकिस्तान तो बिल्कुल इंशाल्लाह ये सफर कंटिन्यू करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान बड़ी हिकमत अमली से आगे बढ़ रहा है। तो उनका अगर हम थ्रू आउट देखें, बयानात भी, मीडिया को जो वो खबर दे रहे हैं, सोशल मीडिया को जो वो खबर दे रहे हैं, बड़े मनज़्ज़म तरीके से, और यूं कहना चाहिए कि बिल्कुल डक स्टाइल में वो बिहेव कर रहे हैं। उनके मुकाबले में हम जब यूएस को देख रहे हैं तो एग्रेशन नज़र आ रहा है हमें, उनकी बातचीत में भी धमकी है, और फिर साथ ही साथ वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इस पूरे अमल में चीन बड़ा मुअस्सर किरदार अदा कर रहा है, खामोश लेकिन मुतासिर कुन किरदार है। चीन को आप कहाँ रेट कर रहे हैं इस पूरे अमल में? जी बिल्कुल, चीन चीन देखिए बहुत ही एक अहम प्लेयर है दुनिया में। चीन और इस खित्ते में तो उसका रोल बहुत ही अहम है। और फिर ईरान के हवाले से चीन वो मुल्क है जिसको दुनिया में शायद सबसे ज्यादा लेवरेज ईरान पे है, क्योंकि उनका 90% तेल चीन खरीदता है। उनकी ट्रेड सारी चीन के साथ उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर एक $500 बिलियन का उनके दरमियान मुआहदा हुआ है अगले बहुत से सालों के लिए, जिसमें इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनके बीच में। तो उन सारी चीजों की मौजूदगी में चीन की जो है ना ईरान पे उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, एतमाद भी है। जैसे चीन उसको अपने हमेशा उनकी डिप्लोमेसी का स्टाइल जो है जी। वो हमेशा जो है ना वो इतना पब्लिक डिप्लोमेसी इतनी नहीं करते, लेकिन बैक चैनल से बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। जो पिछले मुज़ाकरात का दौर हुआ उसमें उन्होंने पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट किया, और बड़े क्रिटिकल मोमेंट्स पे उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जिस ईरान से, क्योंकि उनकी भी ज़ाहिर उनके चैनल्स ऑफ डिप्लोमेसी तो ईरान से हर वक्त चल रहे होते हैं। तो अभी भी मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भी चीन का रोल अहम होगा, और पाकिस्तान और चीन की जो मिसाली ताल्लुकात हैं, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप जो है पाकिस्तान और चीन की, वो बहुत ही मावन साबित होगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी जो अभी रास्ता हमवार करने में। बिल्कुल ठीक है। ईरान ने जो चूज किया है 3 मुल्की दौरा, वजीर खारजा ने उन्होंने बीजिंग के बजाय मॉस्को का इंतखाब किया। तो ये अमेरिका को एक पैगाम देना था, चूंकि चीन को जब जितना मैं एक IR का स्टूडेंट होने के नाते समझ सका हूँ, वो हमेशा एक ट्रेड डिप्लोमेसी पे यकीन रखता है, वो एग्रेशन की बात नहीं करता चीन। तो क्या ये वजह हो सकती है या कोई और हिकमत अमली है कि ईरान ने मॉस्को को चुना है? देखिए उसके कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर ओमान को चुना उन्होंने, तो उसकी 2 वजूहात हो सकती है ना। जी। एक तो ओमान में पिछले मुज़ाकरात को राउंड जो है ओमान में हो रहा था, तो उन्होंने मुआवनत की थी, तो इसलिए एक जाहिर है कि जो है ना उसकी कंटिन्यूटी में पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी की है, और पाकिस्तान ने तो खैर बहुत ही मुश्किल वक्त में की जंग के दौरान। तो दूसरा ये है कि ओमान जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है उसमें एक साइड पे अगर ईरान है तो दूसरी साइड पे ओमान है, उन दोनों की टेरिटोरियल वाटर्स हैं। तो उसकी कंसल्टेशंस की वो समझे, उन्होंने जरूर समझी। इसी तरह रूस के साथ क्या है, रूस के साथ देखिए जब JCPOA हुआ था 2015 में जी, तो उस वक्त जो हजारों किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम मौजूद था ईरान के पास, वो उस वक्त ज्यादातर रूस के हवाले किया गया था। तो रूस वो थर्ड कंट्री था जिसके हवाले वो सारा कुछ किया गया था। अभी भी देखें वो मामला है 450 किलोग्राम जो अफसूदा यूरेनियम है, उसका मामला बहुत अहम है, उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ चल रही हैं। तो उस हवाले से भी मुशावरत हो सकती है। फिर रूस और जो ईरान के आपस में बहुत ज्यादा डिफेंस कॉपरेशन भी जो है ना उसमें दिफाई ताल्लुक शोबे में बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं, उनकी भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो बिल्कुल बहुत से पहलू हैं इसके। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर है जब हम रशिया की बात करते हैं और चीन की बात करते हैं
चीन थोड़ा सा दिफाई हिकमत अमली और बैक फुट पे रहकर काम कर रहा है और रशिया जो है वो फ्रंट फुट पे है और भरपूर साथ दिया। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, किस तरह देखते हैं जंगी हिकमत अमली और जो रूस का जिस तरह साथ रहा ईरान के साथ, फिर ईरान जो है वो स्टैंड करता रहा। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बड़ा कूल काम बिहेव कर रहा है, वो पत्ते बिल्कुल सोच समझ कर और नपी तुली गुफ्तगू उनकी तरफ से आती है, कुछ स्टेटमेंट भी आती है, चाहे वो डिजिटल पे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो या उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से हो। यही वो कामयाबी है, चूँकि बड़े मुनज़्ज़म हैं, पढ़े लिखे लोग हैं उनकी हुकूमत के अंदर और अहम ओहदों के ऊपर। ये वो वजह है कि जो ईरान जहाँ एक कौम बन के सामने आया, जहाँ उसने एक ज़बरदस्त किस्म का रिटेलिएट किया इतनी बड़ी कुव्वत को, और आज हम देख रहे हैं कि वो अपने जो फैसले हैं, अपने जो उनकी जो जितने भी मुतालबात हैं वो टेबल कर रहे हैं और उनसे वो बैक फुट पे भी नहीं आ रहे, बैकआउट भी नहीं कर रहे। देखिए जी, आप ईरान को क्रेडिट दें कि एक अजीम कौम है कि उनकी टॉप लीडरशिप, सिविल मिलिट्री, उनके टॉप मोस्ट लीडर सब शहीद कर दिए गए, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसा लीडरशिप का बहरान पैदा नहीं हुआ। ऑटोमेटिकली उनकी अगली लीडरशिप जो है उसने टेक ओवर किया और उन्होंने जंग जो है वो जारी रखी। हमने कोई ईरान में की लीडरशिप में कोई पैनिक वाली सूरत हाल कभी नहीं देखी। उनके जो भी बयानात आए हैं नहायत सोबर, नपे तुले और बड़े कॉन्फिडेंट लेजर से और कॉन्फिडेंट स्ट्राइक से उन्होंने और बड़े फर्म तरीके से उन्होंने अपने बयानात जारी किए हैं। जहाँ पे अगर आप अमेरिकन को देखें, वो ट्रम्प ने तो एक पूरा एक मजाक बनाया हुआ, अमेरिका मजाक बन गया है, तो व्हाइट हाउस मजाक बन गया है, सुबह को शाम को कुछ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, वो ट्वीट करता है और वो ट्वीट डिलीट कर देता है या उसको डिसऑन कर देता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए इतने बड़े फोरम से। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ वापस आऊँगा। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया और माज़रत चाहते हैं टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपसे रब्ता थोड़ा सा देर से हुआ। किस तरह देखते हैं मिर्ज़ा साहब, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं और अब मामला जो हैं वो बड़ी तेज़ी से डेवलप भी हो रहे हैं। मुज़ाकरात की बात अमेरिका कर रहा है, थ्रेट भी कर रहा है, एक हाथ से डराता है, दूसरे हाथ पे वो बातचीत की बात कर रहा है। मामला तो आगे बढ़ते हुए किस तरह आपको नज़र आ रहे हैं? बेहतरी की उम्मीद आपको नज़र आ रही है इस पूरे प्रोसेस में मिर्ज़ा साहब? देखिए, मुझे फिलहाल तो कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ आपको, इसलिए कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर राजी साहब जब जी कहा कि हम किसी मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे, हम तो पाकिस्तान आएंगे, फिर उसके बाद ओमान जाएंगे, फिर उसके बाद तुर्की जाएंगे, हम तो एक ट्रिप के लिए आए हैं, मुज़ाकरात के लिए नहीं आए। अच्छा, जवाब में ट्रम्प साहब ने ये फरमाया कि जी मैं कुशनर को और उन्हें रिस्कॉफ को नहीं भेज रहा, ये टाइम वेस्टिंग है, खामखा के लिए 18 घंटे का सफर, और अब अगर ईरान को हमसे बात करनी है तो वो हमें कॉल करे। ये देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रस्ट का की इंतहा है जो दोनों के दरमियान है। तो इसके अंदर ये कहना कि उम्मीद नजर आ रही है किसी किस्म के मुज़ाकरात की, ये तो बड़ा ही समझ से बाला कर बात नजर आएगी। लेकिन मिर्ज़ा साहब, इसमें दोनों के जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ ज़रा अमेरिका के ऑफिशियल्स इधर मौजूद हैं, ज़रा उनका ये वफ्द तो फौरी तौर पे नहीं आ सका, लेकिन जो ट्रम्प कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ईरान बताए हमें, तो आपको नहीं लगता कि एटलीस्ट दरवाजे बंद भी तो नहीं है? एक डेडलॉक ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बातचीत आगे बढ़ नहीं सकती। देखिए, मैं डेडलॉक इसे नहीं कह रहा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उम्मीदें थी कि फौरी बातचीत होगी जी वो नहीं। अच्छा जसीर, मैंने आपको याद होगा जब आप 2-3 दफा मुझे इसी बात के ऊपर कॉल ले चुके हैं जब से जंग हुई, बल्कि इससे ज्यादा बार मैंने आपसे बार बार कहा कि ये जो है इस किस्म के पेचीदा मुज़ाकरात जो इतनी तवील जंग और इतनी खतरनाक जंग के बावजूद, जिसके अंदर न सिर्फ वो इलाका बल्कि पूरी का पूरी दुनिया लपेट में आ गई है, सब पे असरअंदाज हुआ, बड़ी ताकतें मुल्कों। लेकिन मिर्ज़ा साहब, जो आप बात कह रहे हैं, मैं भी इसका हामी और इससे पहले ब्रिगेडियर साहब भी ये बात कह चुके हैं कि जरा ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको हम रातों रात फैसले नहीं कर सकते कि कल मान जाएंगे। हम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं रफीक, हम लोग इससे बहुत ज्यादा लेकिन हम ये कह रहे हैं कि किसी एक ऐसे नुक्ते पे, चूंकि ट्रंप ने आगे चाइना विजिट करना है, मिड टर्म इलेक्शन में जाना है, तो कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए, कोई पेपर मिले जिसको वो अनाउंस करें और उसके बाद जान छूटे उनकी।
देखिए बात असल में ये है कि ये तो हम कह रहे हैं ना कि ट्रम्प की जान छूटे। ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि सारे कार्ड मेरे पास हैं और अगर बात करनी है तो अनलाइटेंड नोट इस्लामाबाद वालों की भी जान छूटे, वो भी बेचारे क्या दो बंद के सोपते काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात आपने बिल्कुल सही कही है, इसका जिक्र जरूर होना चाहिए। मैंने इतनी ज्यादा वीडियो और इतनी ज्यादा तस्वीरें देखे हैं जिसमें ये बार बार दोहराया गया है कि इस्लामाबाद जो है तकरीबन 6-7 दिन से बंद है। हम शौक की निगरानी कर रहे हैं। आपने दुनिया के अंदर कितनी जगहों पे, दोहा में, ब्रसल्स में, ओमान में, कहाँ कहाँ देखा होगा, लेकिन कहीं आपने ये सुना है कि सारा का सारा कैपिटल जो है वो बंद पड़ा है, लोग बंद पड़े हैं, परेशान है, एंकर कह रहे हैं, टीवी से पत्रकार कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। तो ये देखिए, ये दोनों फरीकों को ये ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान ने उनका एतमाद हासिल है, उन्हें पाकिस्तान पे एतबार है। और अमेरिका को भी एज ए सुपर पावर को ये महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत ही गैर मामूली जिम्मेदारी का मुजाहरा करके ना सिर्फ वो कर रहा है, पूरा कर रहा है, बल्कि दोनों की मैं बात करता हूँ कि हम अपना कितना ज्यादा टाइम इसके ऊपर लगा रहे हैं। आप बताइए, 1 महीने से पूरा पाकिस्तान जो है वो स्टैंड स्टिल पड़ा हुआ है, सिवाय इसके कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। आप भी असरअंदाज हो रहे हैं, मैं भी असरअंदाज हो रहा हूँ, आम आदमी भी असरअंदाज हो रहा है, हमारी गवर्नेंस असरअंदाज हो रही है। तो इन दोनों मुल्कों को यह ख्याल करना चाहिए कि जो मुल्क उन्हें होस्ट कर रहा है उसके साथ जो है जो एतमाद उन्होंने इजहार किया उसकी प्रैक्टिकल शक्ल अब दिखाएं। पहला दौर किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, बहुत शानदार। लेकिन मिर्जा साहब, टेक्निकल बुनियादों पे मैं जरा ब्रिगेडियर साहब का इनपुट भी लूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी अफेयर्स को वो बेहतर जानते हैं। आप नहीं समझते कि हुकूमत पाकिस्तान को भी जब चीजें फाइनल हो जाएं तो तब एग्जीक्यूट करना चाहिए? रास्ते 3 दिन पहले बंद करने का क्या फायदा, या 6 महीने पहले बंद करने का क्या फायदा? और ये चीज हम देखते हैं कराची में भी यही प्रैक्टिस होती रही है माजी में, हम तो भुगत चुके हैं, इस्लामाबाद वाले तो शायद अब भुगत रहे हैं। देखिए बात ये बहुत ही जबरदस्त बात कही है और ये आपने आवाम से दिल की आवाज कही है। ये हमारी हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि जब दोनों फरीक जो हैं जो कहते हैं, दावा करते हैं कि वो हम पर फुल एतमाद करते हैं, और फिर हमने दुनिया के सामने ये साबित भी कर दिया है कि हम इस एतमाद के जिम्मेदारी के अहल भी हैं और हमारा एक सिफारती स्टेशन भी। तो लेकिन हमारी हुकूमत को भी चाहिए तो उससे ख्याल करना चाहिए कि भाई ये अवाम भी तो यहाँ पे मौजूद है, लाखों की तादाद में पाकिस्तान में एक इस्लामाबाद में आपने जैसे बिल्कुल मिर्जा साहब बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब जी, ब्रिगेडियर साहब आप नहीं समझते कि एक चीज और है जो इसी से सिक्योरिटी से रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद की वजह से, की बंदिश की वजह से जरा दोनों पिंडी इस्लामाबाद पैक हो जाते हैं और फिर ये जंक्शन है, आप पूरे पंजाब में और फिर उस तरफ कश्मीर हो गया, ऊपर मरी केपी, ये वो एरियाज हैं जिधर ट्रांसपोर्ट जा रही होती है, वो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। क्या यही मुज़ाकरात मरी में भी तो हो सकते थे? एक तो माहौल अच्छा था और थोड़ा सा सिक्योरिटी मैनेज करना भी आसान हो सकती थी। इस तरह का जो न्यूट्रल कोई पॉइंट है वो क्यों नहीं मुंतखब किया जाता? बड़ी अच्छी तजवीज आपने दी है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान पहले ये काम कर चुका है। जब आपको याद होगा हेनरी किसिंजर आए थे 70 में पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने चाइना और उसके दरमियान ब्रिज का काम किया था, उस वक्त वो मरी गए थे, ठीक है, और फिर मरी से वो फौरन चले गए थे चाइना। ठीक है मिर्जा साहब, मैं ये वक्त खत्म हो रहा है, ये पॉइंट है। ब्रिगेडियर साहब आपसे भी ये सेम सवाल है। देखिए ये बात बड़ी क्लियर है कि इस तरह के जो सेंसिटिव मुज़ाकरात होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत सुप्रीम होता है, और इस तरह के जो एबनॉर्मल सूरत हाल है, टॉप अमेरिकन नेगोशिएटर्स हो गए, टॉप ईरानियन हो गए, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑब्वियसली आप उसको ओवर कह सकते हैं, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा कॉशन उन्होंने दिया है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन और ये तमाम चीजें। देखिए कोई जिसको कहते हैं ना 0% जो है वो उन्होंने ये चांस नहीं दिया, कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा ना खुशगवार वाकया हो जाए। आपको मालूम है पीछे यहाँ पे इस्लामाबाद में 2-3 बम धमाके भी हुए थे ये पिछले 2-3 महीने में, पता ही आपको। तो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा कॉमा फुल स्टॉप हो जाता है तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के लिए पहले ही चैलेंजिंग सूरत हाल हो सकती थी, लेकिन ज़रा ये हुकूमत को भी बहुत सारी चीज़ें मद्देनजर रखना होती हैं, मजबूरियाँ भी होती हैं।
बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।